हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम पोर्टोलाकर या अफरा, जिसे हम कॉमनली एलिफेंट बुश के नाम से जानते हैं, इस प्लांट के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पौधे के नाम में ही हाथी का जिक्र आता है, क्योंकि यह पौधे दक्षिण अफ्रीका में हाथियों का पसंदीदा भोजन है और पूरी दुनिया भर में हम बाघ प्रेमियों का एक पॉपुलर हाउस प्लांट है, जिसे लगभग सभी जगह एलिफेंट बुश के नाम से जाना जाता है। कॉमनली सक्यूलेंट प्लांट को एलिफेंट बुश, स्पीक बूम, पर्सलेन ट्री, हाथी रसीला, पोर्क बुश ऐसे कई नामों से जानते हैं। मूल रूप से साउथ अफ्रीका इनका मूल निवास है। ईस्टर्न केप से लेकर लिम्पोपो प्रांत तक यह प्रादेशिक एरिया फैला है, जिसमें स्वाजीलैंड और क्वाजुल नाटाल भी शामिल है। इनके इस नेटिव्स में यह प्राकृतिक रूप में चट्टानी ढलानों पर बढ़ते पाए जाते हैं। दोस्तों, हर प्लांट का नेटिव हमें इसलिए देखना चाहिए क्योंकि उस प्लांट के बारे में लगभग 80% जानकारी हमें उसके नेटिव से ही मिलती है, जिससे उस प्लांट को ग्रो करने में उसके बारे में मूलभूत और प्राथमिक जानकारी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। प्रकृति में हमें हर पौधे का रहन सहन, उसकी आदतें, उसका झोन, यह बातें उसके बारे में हमें बहुत कुछ सिखा देती है। और इसीलिए मेरे हर वीडियोज़ में मैं ज़्यादातर हर प्लांट के नेटिव की इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, बहुत से लोगों का इस एलिफेंट बुश और क्रासुला ओवाटा के बीच इनके सिमिलर अपीयरेंस की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है, मगर यह दोनों अलग अलग कैटेगरीज है। दोनों का नेटिव एरिया लगभग सेम है, मगर इनके परिवार अलग अलग है। यह एलिफेंट बुश डिडिएरेसी परिवार का पौधा है और क्रासुला ओवाटा क्रासुलासी परिवार का पौधा है। इस एलिफेंट बुश की पत्तियां गोल कॉइन शेप में या फिर इस तरह हल्के हार्ट शेप में होती है। इनके रेडिश ब्राउन कलर के स्टेम पर इस तरह गर्द हरी छोटी छोटी ग्लॉसी राउंडेड शेप में मल्टीपल मांसल पत्तियां होती है। इनके नेटिव एरिया में मतलब साउथ अफ्रीका में यह लगभग 8 से 20 फीट तक की ऊंचाई पर प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। इनके बुश कभी कभी हाथी से भी ऊंचाई में ज़्यादा होते हैं। इनकी छोटी छोटी मांसल पत्तियां भोजन के रूप में हाथी को बहुत पसंद होती है, जो ऊपर से ही इनके बड़े बुश को मोड़ तोड़कर खा जाते हैं। हाथियों द्वारा तोड़े जाने वाले इनके जो स्टेम ज़मीन के संपर्क में आते हैं, वहीं से अपनी वे जड़ें जमा लेते हैं और वहीं से नए शूट्स निकलकर इनकी नई ग्रोथ और नए बुश विकसित होते हैं। हाथियों द्वारा ज़्यादातर इनके मांसल पत्तियों के छोटे छोटे शूट्स ही खाए जाते हैं और बड़े स्टेम वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं। हाथियों द्वारा छोड़े गए स्टेम्स पर फिर से इनके हरे शूट्स निकल आते हैं। साथ में इस एलिफेंट बुश की मांसल पत्तियां लोकल चरवाहों द्वारा बकरियां और कछुओं को भी खिलाई जाती है, जो उन्हें भी खाने में बहुत पसंद आती है। इस बात से इस पौधे में कोई विषाक्तता नहीं है, यह बात स्पष्ट होती है। दोस्तों, एलिफेंट बुश पूर्ण सूरज की रोशनी में नेचुरली पनपने वाला पौधा है, इसलिए हमारे घर के आंगन या बालकनी या विंडो व्हील्स की सनी लोकेशन वाली जगह हमें इस प्लांट के लिए चुननी चाहिए, क्योंकि इनके नेटिव्स में यह पौधे प्राकृतिक रूप में चट्टानों के ढलान पर पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे पनपते हैं। हमारे घर के गार्डन में लगाए जाने वाले पौधे के जिस साइड पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती या फिर पौधे की एक साइड हमेशा शेडी एरिया को फेस करती रहती है, उस एक ही पौधे पर इस तरह की ग्रोथ दिखाई देती है। इस प्लांट के जिस पार्ट पर सूरज की रोशनी पड़ी है वहाँ की ग्रोथ और जो साइड हमेशा शेडी एरिया को फेस करती रही है वहाँ की ग्रोथ आप देख सकते हो। इसका जो पार्ट शेडी एरिया को फेस करता रहा है वहाँ कोई लीफी ग्रोथ नहीं है, इसलिए इस पौधे पर सभी तरफ से सनलाइट पड़ने के लिए बीच बीच में इनके गमलों को राउंड शेप में घुमाना चाहिए। और सूरज की पूर्ण रोशनी में पनपने वाले पौधों के लिए और ज़्यादातर साल भर सनी डायरेक्शन के लिए हमारे लोकल लोकेशन के अनुसार इंडिया और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में समशीतोष्ण या सब ट्रॉपिकल जोन में आने वाले देशों के लिए हमारे घर की साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। और ठीक इसके अपोजिट सीधे सूरज की रोशनी में पनपने वाले पौधों के लिए पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। पृथ्वी के ट्रॉपिकल जोन में सूरज की लंब रूप किरणों के कारण हमारे घर में ज़्यादातर सभी डायरेक्शन में सूरज की रोशनी रहती है, इसलिए मेरे वीडियोज़ में मैं हमेशा यह पॉइंट ऐड करता हूँ।
दोस्तों इसकी हैंगिंग के लिए भी पोर्टुलाकर या अफरा प्रोस्टाटा यह सुंदर ट्रेलिंग वैरायटी आती है, जिसे हम बहुत ही सुंदर तरीके से हैंगिंग में ग्रो कर सकते हैं। इनके स्पेसीज में कुछ चुनिंदा अलग अलग वैरायटीज़ आती है, जिसमें इनकी पत्तियों के आकार और रंग अनुसार मेहमत, रेनबो, वेरीगेटेड, मिनिमा लिलीपुट ऐसे प्रकार शामिल है। मैंने शूट किया हुआ यह पौधा एलिफेंट बुश की रेगुलर कैटेगरी है। दोस्तों इस पौधे को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सक्यूलेंट्स की ज़्यादातर सभी प्रजातियां अपनी पत्तियों में पानी का संग्रहण करती है। सूखे का सामना करने के लिए इन प्रजातियों की यह नेचुरल प्रोसेस होती है, इसलिए अत्यधिक पानी या ओवरहेड वाटरिंग से इनकी जड़ों में रूट रॉट जैसी समस्याएं दिखाई देने के साथ साथ इनकी पत्तियां भी झड़ने लगती है। मूल रूप से इनके प्राकृतिक एरिया में यह चट्टानी ढलानों पर बढ़ते पाए जाते हैं, जिससे नॉर्मल से लो कैटेगरी में इनकी वाटरिंग नीड आती है, इस बात का पता चलता है। इसलिए ज़रूरत अनुसार इनके गमलों के टॉप सॉइल सूखने के बाद ही इनको पानी देना चाहिए, और इनके गमलों में दिया हुआ पानी मिट्टी को पूरी तरह भिगोकर एक मॉइस्चर मेंटेन करने के साथ साथ गमलों के ड्रेनेज होल से बाहर निकलना चाहिए। नॉर्मली सभी जगह एक्सेस वाटर स्टोर करने के लिए गमलों के नीचे जो प्लेट्स रखी जाती है वह इन कैक्टस और सक्यूलेंट कैटेगरी के पौधों के लिए ना रखे तो बेहतर होगा, जिससे गमलों के बॉटम की मिट्टी हमेशा ही गीली रहती है, जो इन पौधों को पसंद नहीं होती। इनको लगाए जाने वाली मिट्टी में शुरुआती दिनों में ही भरपूर मात्रा में जैविक खाद मिलाकर एक पोरस सॉइल बनानी होती है, जिससे गमलों के ड्रेनेज होल से एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है। साथ में बार बार गमलों से एक्सेस वाटर बाहर निकलने के साथ साथ मिट्टी के पोषण तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय जैविक खाद्य भरपूर मात्रा में ऐड करने से और बीच बीच में इनको लिक्विड फर्टिलाइजर देने से इन पौधों का फूड बैलेंस बना रहता है। ऑर्गेनिक बेस्ड फर्टिलाइजर यूज़ करने से पौधों पर एक नेचुरल रिफ्लेक्शन हमेशा बना रहता है, और मिट्टी में स्थित जीवाणुओं की वजह से मिट्टी की सजीवता भी बनी रहती है। दोस्तों इसकी स्टेम कटिंग से हम बहुत ही आसानी से इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। इनके मदर प्लांट से 2 या 4 इंच का कटिंग्स इस तरह लेकर इस कटिंग्स के नीचे की लीव्स रिमूव करके एक छोटे प्लांटर में इस तरह कोकोपीट में इसे लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर कोकोपीट में रूट डेवलपमेंट बहुत जल्द हो जाती है। नर्सरी वालों के पास या फिर बाज़ार में इस तरह दूसरे प्लांटर्स भी मिलते हैं, जिसमें कोकोपीट भरकर कटिंग्स लगाकर उसे बड़े गमले में एक ही बार हम सेट कर सकते हैं। इस तरह सिंपली इनके कटिंग्स लगाने के बाद उन्हें सीधी धूप में रखने के बजाय कुछ दिनों के लिए पार्शियल शेड में रखना होता है। जब तक इनके कटिंग्स पर नए रूट्स डेवलप नहीं होते तब तक इनकी मिट्टी या कोकोपीट में हल्की नमी बनाए रखनी होती है। लगभग 2 सप्ताह में इनके कटिंग्स में नए रूट्स की डेवलपमेंट हमें दिखने लगेगी, और 4 से 6 सप्ताह में इनकी जड़ें पूरी तरह से निकल आने के साथ साथ प्लांट के ऊपर न्यू लिपी ग्रोथ भी हमें दिखने लगेगी। रूट्स पूरी तरह निकल आने के बाद इसे हम बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोपगेशन के मामले में यह बहुत हार्डी प्लांट है, इसलिए ज़्यादातर इसे रूट हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसके नेचुरल और पूर्ण आकार में हम इसे नहीं बढ़ाना चाहते तो प्रूनिंग के माध्यम से इसे हम मर्यादित भी रख सकते हैं, और अगर हम इसे पूर्ण रूप से बढ़ाना चाहते हैं तो इसके इर्द गिर्द थोड़ी स्पेस होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि प्राकृतिक एरिया में 8 से 15 फीट तक इनकी नेचुरल ग्रोथ होती है। दोस्तों इस पौधे का स्पेशल फीचर यह है कि इसे कार्बन स्पंज माना जाता है, क्योंकि दूसरे अदर प्लांट्स की तुलना में यह हवा से ज़्यादा कार्बन अवशोषित करता है। दोस्तों इन मांसल पत्तियों के खट्टे मीठे स्वाद के कारण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूप्स और सलाद के रूप में इसे खाया भी जाता है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार इनकी पत्तियों में विटामिन सी जीवन सत्व की समृद्धता पाई जाती है। बारीकी से देखने पर कुदरत का क्रिएशन और नयापन हमें हर पौधे में ज़रूर दिखाई देता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन गुड बाय, ओम साई।